गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पायनियर मैथ्स हब। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज समझेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे इसके, और फिर एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो देखते हैं यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे? तो एक तो होती है ग्राफीय विधि, एक होती है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में हम ग्राफ बनाकर समीकरण को संतुष्ट करके समीकरण बनाकर और ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करते हैं। बीजगणितीय विधि में क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, विलोपन विधि काम में लेते हैं, और वज्र गुणन विधि है जो आपके इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे और ये ग्राफीय विधि। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपके 3 विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। भाई बहुपद हम जस्ट पढ़कर आए हैं, दूसरा चैप्टर था, और समीकरण अब ये हम पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद में हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ में चर और स्थिरांक से बने होते हैं, चर और अचर से बने होते हैं। अब गणितीय संक्रियाएं यानी प्लस माइनस गुणा और भाग, ये क्या है? ये गणितीय संक्रियाएं हैं। तो इसमें देखो, ये एग्जांपल है 5x + 7, इसमें 7 है, ये क्या है? अचर राशि है, और 5 है, ये अचर राशि है, जबकि अक्ष है, वेरिएबल है, चर राशि है। तो चर कौन सी राशि होती है? अल्फ़ाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं वो तो चर राशि होती है, ABC से लेके XYZ तक। और कोई भी संख्या है तो वो क्या हो जाएगी? अचर राशि। तो 3x + 2, 8y - 6x + 2, 4t² + 5t - 1, ये क्या है? बीजीय व्यंजक होते हैं। समीकरण में हम क्या देखेंगे? समीकरण इक्वेशन क्या होता है? समीकरण प्रतीकों की सहायता से, प्रतीक यानी चिन्हों की सहायता से व्यक्त किया गया एक कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। जैसे 5x - 7 = 3x + 2। अब जैसे बहुपद और समीकरण में ये अंतर होता है कि जैसे हमने लिखा कि 5x + 2, ये क्या है? ये तो है आपके बहुपद, ये क्या है? बहुपद। और जब इसके बराबर में कोई संख्या लग जाए या कोई भी चिन्ह बराबर का चिन्ह लग के आगे कोई भी संख्या लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण। ये क्या हो जाएगा? समीकरण। तो इस प्रकार बहुपद और समीकरण में हमने ये अंतर देखा। आगे देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम रैखिक समीकरण की बात आती है। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। एक चर वाला यानी जिसमें चर की राशि कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। चाहे तो वो अक्ष हो, चाहे वो वाई हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो, 1 ही होना चाहिए। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी समीकरण जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर हो और समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। इसका व्यापक रूप होता है x प्लस, जैसे ये एक है, ये है x + 5 = 10, x + 5 = 10। तो इसमें चर की घात कितनी है? 1 है, चर की घात कितनी है? 1 है, और बराबर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या है? समीकरण है। और इसका अब व्यापक रूप की बात करते हैं, इसके व्यापक रूप की बात करते हैं, मानक रूप की बात करते हैं। तो मानक रूप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ax + b = 0 लिख दो या c लिख दो। ax + b = 0 लिख दो या c लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होते हैं? चर राशि कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। रैखिक समीकरण यानी चर की घात अधिकतम 1 ही होनी चाहिए।
तो ऐसी समीकरण जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में दो चर हो और समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। दो चर वाली रैखिक समीकरण का सामान्य रूप या मानक रूप या व्यापक रूप कहें तो ax + by + c = 0 ये होता है। ठीक है, और इसको भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, ax + by = c के रूप में भी लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ c अचर राशि है और y है वो चर राशि है, अक्ष चर राशि है, वेरिएबल है, और b क्या है, y का गुणांक है, a क्या है, अक्ष का गुणांक है। तो इस प्रकार ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, और उसकी सहेली सोनाली है और रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने देखा और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणितीय रूप में और ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक वस्तु की कीमत पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो उसको अक्ष और वाई मान लो। तो जैसे माना एक पेंसिल की कीमत अक्ष रुपये हो गई और एक रबड़ की कीमत वाई रुपये हो गई। अब जैसे ये रोमिला, ये क्या है, रोमिला, और ये क्या है, सोनाली। ठीक है, सोनाली। तो यहाँ से रोमिला ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे और सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इसको बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो देखो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि जब एक पेंसिल की कीमत अक्ष रुपये है तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 अक्ष रुपये, और एक रबड़ की कीमत वाई रुपये है तो 3 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 वाई। तो इन दोनों को जोड़ोगे, 2 अक्ष + 3 वाई को जोड़ोगे तो किसके बराबर रखोगे, 9 के बराबर। तो समीकरण नंबर आ गया 1। इसी प्रकार 4 पेंसिल, जब एक पेंसिल की कीमत अक्ष रुपये है तो 4 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, 4 अक्ष रुपये। एक रबड़ की कीमत वाई रुपये है तो 6 रबड़ की कीमत कितनी है, 6 वाई, और बराबर कितने रुपये में खरीदे, 18 रुपये में। तो इसका मतलब ये समीकरण नंबर हो गया। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। ये क्या हो गया, इसका बीजगणितीय रूप। तो इस प्रकार आपको इसको लिखना है। अब आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें समीकरण को पहले तो उसके 2-2 बिंदु निकालने पड़ेंगे, उसको सरल करके 2-2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। जब 2 बिंदु निकालोगे तो आराम से इसको हम ग्राफ में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे समीकरण है हमारे पास में 2x + 3y = 9। अब यहाँ से 2-2 बिंदु निकालने के लिए अक्ष का मान, एक बार तो अक्ष का मान 0 ले लो और एक y का मान 0 ले लो, दोनों बार में मान आ जाएंगे। जैसे अक्ष का मान इसमें 0 लिया तो अक्ष की जगह 0 रखते ही 2 को 0 से गुणा किया, 0 + 3y = 9, ये हो जाएगा 0। 3y + 3y = 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो जब अक्ष का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया, 3। तो बिंदु क्या आ गए, 0 और 3। इसी प्रकार जब y का मान 1 रखो, अब यहाँ y का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 अक्ष बराबर 9 हो जाएंगे, तो अक्ष का मान 9/2 यानी पॉइंट में आएगा। जितनी कोशिश हो सके कि हमें पॉइंट में मान नहीं लेके आना है, दशमलव में मान लेके नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 रखते हैं y का मान 1 रखोगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 अक्ष + 3 = 9, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2 अक्ष बराबर 9 - 3 6 हो जाएंगे, 2 अक्ष बराबर 6, तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो बिंदु कौन से आ गए, अक्ष का मान जब 3 रखा तो y का मान क्या आया, 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाला समीकरण है 4x + 6y = 18। यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x + 3y और इधर चलने दो 18। ठीक है, अब 2 इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 2x + 3y, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया, तो 2x + 3y = 9। ये सेम टू सेम ये का यही समीकरण आ गया। तो इसके भी बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, 3 और 3 और 1। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो
इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है। और यहाँ -1 -2 -3, -1 -2 और -3, ठीक है। अब हमारे पास में बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु देख लो कि एक तो 0 3 और 3 1, 0 3 और 3 1, 0 3 और 3 1, 0 3 यानी अक्ष पर 0 3 यानी यहाँ 0 है, अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर कितना है? 3 है। तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कौन सा बिंदु आ गया? यहाँ बिंदु आ गया 0 और 3, 3 और 1, 3 अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर क्या है? 1 है। तो बिंदु कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा आपके 3 और 1। इनको आपस में मिला दो। इनको जैसे ही आप मिलाओगे इस प्रकार आपके ग्राफ बना। तो ये तो आ गया पहले वाले समीकरण का। और दूसरे समीकरण के यही बिंदु आए, तो दूसरे वाले समीकरण के बिंदु यही है, तो उसकी रेखा कौन सी हो जाएगी? उसकी रेखा भी हो जाएगी इसके ऊपर यही एक रेखा और हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कौन सी, तो इसका जो आया आपके पास में ग्राफ आया वो कौन सी रेखा आया? समपाती रेखा आया। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आने का मतलब क्या है? समांतर, एक समान रेखाएं आएगी तो समपाती रेखाएं होगी। इसका ग्राफ क्या होगा? समपाती रेखाओं का ग्राफ होगा, ठीक है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। अब आगे देखते हैं। अब ये ग्राफ ये वाला है, ये आपके जो है इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ये परीक्षा में कम से कम आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये वाली सारणी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आते हैं। तो ये सारणी, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम 3.1 एक्सरसाइज में करेंगे। तो यहाँ से देखो 3 ग्राफ बनते हैं, 3 रेखाओं के अलग अलग। प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ बनता है, यानी जहाँ दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ। फिर संपाती रेखाओं का ग्राफ होगा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आना तो वो संपाती हो जाएगी। समांतर रेखाएं आएगी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। तो ये वाला जैसे ये हमने बनाया, ये कुछ ऐसा कुछ है। इसमें 2 रेखाओं का ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, फिर एक ये ग्राफ आ जाएगा, इसके ऊपर ही दूसरा, और ये एक रेखा आ गई इसके समांतर दूसरी रेखा, यानी ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ आएगा ये वाला, संपाती रेखाओं का ग्राफ आएगा ये, समांतर रेखाओं का ग्राफ आएगा ये। कब आएगा ये? यहाँ से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इस रेखा का ग्राफ क्या आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा का, ठीक है। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 है तो वहाँ क्या आएगा? संपाती रेखाओं का ग्राफ आएगा। वहाँ क्या आएगा? संपाती रेखाओं का ग्राफ आएगा। और A1 और A1/A2 बराबर है B1/B2 के और फिर बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या आ जाएगा? उसका ग्राफ आएगा समांतर रेखाओं का। और जब प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ आता है तो वहाँ क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। और जब संपाती रेखाओं का ग्राफ आता है तो वहाँ अनंत हल होगा, उसके कितने भी हल हो सकते हैं, ठीक है। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं आएगा, तो यहाँ संगत हल आ जाएगा, यहाँ भी संगत हल आ जाएगा। और जब कोई हल नहीं आ रहा है तो वहाँ क्या आ जाएगा? असंगत हल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सारणी आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये क्या चीज़ है? ये हम देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। ये सारणी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, याद करनी है इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में दो समीकरण है। युग्म का मतलब होता है जोड़े। जैसे यहाँ A1 यहाँ हमने लिखा जैसे पहला आ गया A1 अक्ष प्लस B1
वाई प्लस C1 बराबर 0। दूसरा आ जाएगा जैसे A2 अक्ष प्लस B2 वाई और प्लस C2 बराबर 0। तो ये A1 बट्टा A2 है, ये A1 बट्टा A2 है, ये A1 बट्टा A2 और ये हो जाएगा आपके B1 बट्टा B2 और ये आ जाएगा आपके C1 बट्टा C2। अब इन तीनों को आपको ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये दोनों आपस में जब पहला A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 दोनों ही बराबर नहीं है तब तो तीसरा चाहिए कि नहीं करना है, तब तो तीसरा क्या करना है, चाहिए कि नहीं करना है। तो यहाँ ग्राफ क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, यहाँ ग्राफ क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का। और अगर 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 यहाँ से देखो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरी रेखा का मान ही चेक नहीं करना है, तीसरा C1 बटा C2 का मान चेक ही नहीं करना है, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ आ जाएगा। परंतु अगर ये वाला मान बराबर आ रहा है तो हमें C1 बटा C2 का मान चेक करना पड़ेगा। C1 बटा C2 का मान अगर बराबर आता है तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, समपाती रेखा का हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, समपाती रेखाओं का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ से ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है तो ये किसका ग्राफ आएगा, तब ये ग्राफ आएगा आपके समांतर रेखाओं का ग्राफ आएगा। किसका ग्राफ आएगा, समांतर रेखाओं का ग्राफ। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखना है कि A1 इसका अक्ष का गुणांक और बेटे यहाँ इसका गुणांक, इनको बट्टे में रखना है, फिर इनको बट्टे में रखना है और फिर इनको बट्टे में रखना है और फिर मान देखना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बराबर आ रहा है तीनों तो समपाती हो जाएगा, तो पहले दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ आ जाएगा, और पहले दोनों बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाओं का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार अब आगे देखते हैं। जैसे इसको हम सरल करते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लिया कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म अक्ष प्लस 3y बराबर 6 और 2 अक्ष माइनस के 3y बराबर 12 संगत है। संगत का मतलब क्या होगा, या तो इसका एक हल होगा या फिर अनंत हल होंगे। ठीक है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है। तो हम करते हैं। तो देखो पहले हमने समीकरण लिखा अक्ष प्लस के 3y बराबर 6 और दूसरा हमने यहाँ लिखा 2 अक्ष माइनस के 3y बराबर 12। तो यहाँ अक्ष का मान वही, इसमें बिंदु हम लिखेंगे, बिंदु के मान याद करेंगे, दो बिंदु निकाल लें। 2 बिंदु निकालने के बाद में हम आराम से ग्राफ में व्यक्त कर सकते हैं। तो अक्ष बराबर जैसे ही 0 लिया तो यहाँ 0 हो गया, 0 प्लस के 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 बराबर 2। तो यहाँ बिंदु कौन से आ गए, बिंदु आ गए आपके 0 और 2। फिर इसी समीकरण में y बराबर 0 लेने पर अक्ष बराबर क्या आ गया, 6। तो अक्ष बराबर पहले अक्ष वाला मान रखेंगे और दूसरा y वाला मान रखेंगे। तो 2 बिंदु कौन कौन से आ गए, ये आ गए 6 और 0। तो पहली रेखा के 2 बिंदु कौन कौन से आ गए, 0 2 और 6 0। फिर इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण लिया था 2 अक्ष माइनस के 3y बराबर 12, इसमें अक्ष बराबर 0 लिया तो 3y माइनस के 3y बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में -3 का भाग लगाओगे तो -4। तो बिंदु को आ गए 0 -4। ठीक है। और फिर y बराबर 0 लेते हैं तो 2 अक्ष बराबर 12, तो अक्ष बराबर क्या आ गया, 6। तो 6 बराबर 6 हो गया अक्ष का मान और y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब इनको हम ग्राफ में हम व्यक्त करते हैं। तो पहले हम यहाँ बिंदु लिख लेते हैं, कौन कौन से बिंदु आएंगे। पहली रेखा का आ जाएगा 0 और 2, और दूसरा क्या आया, दूसरा आया आपके 6 और 0, 6 और, ठीक है, 6 और 0। अब इसको हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे। यहाँ हमने लिखा, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5
और ये 6, -1, -2, -3, -4, फिर हम लेते हैं ये दूसरे वाले बिंदु हमारे पास में क्या है, दूसरे समीकरण के बिंदु है 0 -4 और 6 0, 0 -4, 0 -4 और 6 0, 6 0, ठीक है। तो माइनस का हो गया, फिर यहाँ लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, फिर 6 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे -1, -2, -3, -4, ठीक है, -4। अब यहाँ देखना कि पहले हम देखते हैं पहली रेखा का ग्राफ 0 और 2, x अक्ष पर 0 है, x अक्ष पर क्या है 0 और y अक्ष पर क्या है 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो बिंदु आ गए हमारे पास में 0 और 2 कहाँ आ गए, इस पर आ गए। फिर 6 0, x अक्ष पर 6 है और y अक्ष पर 0 है, इसका मतलब बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ है इसके 6 और 0, ठीक है। तो इस रेखा का ग्राफ आया हमारे पास में, इनको आपस में हम ऐसे मिला देंगे, एकदम सीधी रेखा से इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी रेखा का ग्राफ 0 -4, 0 है और y अक्ष पर क्या है -4, y अक्ष पर -4, तो बिंदु आ गए हमारे पास में ये x अक्ष पर 0 और y बराबर -4, फिर x अक्ष पर 6 और y बराबर 0, तो यहीं आ गया बिंदु, यही बिंदु आ गया, यही 6 0 है, यही क्या है 6 0, इनको आपस में हम मिलाएंगे, तो इस प्रकार ये इसका ग्राफ बना। तो यहाँ देखो एक बिंदु ऐसा है, एक बिंदु यहाँ एक ऐसा है, ये वाला बिंदु है वो ऐसा है, यहाँ एक बिंदु एक ऐसा है जहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु हो गया 6 और 0, ये 6 और 0 एक ऐसा बिंदु है जिस पर इस रेखा का ग्राफ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इस रेखा का ग्राफ भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा का ग्राफ क्या आया, प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ आया, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या आया, ग्राफ आया, प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ आया। और बिंदु कौन से आ गए, जहाँ उसका हल है वहाँ बिंदु आ गया 6 0, ये 6 और 0 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा 6 और 0, यानी x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6 और y का मान क्या आ गया 0, तो ये इसका क्या हो गया, इसका हल हो गया। तो इस प्रकार पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो हमें दो समीकरण दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों में पहला समीकरण सरल कर लेते हैं और फिर दूसरा समीकरण सरल करते हैं। तो पहला समीकरण हमने जैसे ही सरल किया तो यहाँ हमने 2 बिंदु निकाल लिए और सबसे सरल है x का मान 0 रख दो और फिर y का मान 0 रख दो, वहाँ से 2 बिंदु आ जाएंगे। फिर दूसरे वाले समीकरण को सरल करेंगे तो उसमें भी x का मान रख दो पहले और फिर y का मान रख दो, तो x का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा, तो 2 बिंदु वहाँ से आ जाएंगे। फिर जैसे ही हमारे पास में एक समीकरण के 2 बिंदु और एक समीकरण के 2 बिंदु, 4 बिंदु आ गए, उनको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर x अक्ष पर जो भी मान दे रखा है वो और y अक्ष पर जो भी मान दे रखा है वहाँ से एक बिंदु फिक्स कर लेंगे कि 0 2 कहाँ आया, 5 0 कहाँ आया। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है अच्छी तरह से कि कोई भी बिंदु है x और y को, उसको हमें ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, निरूपण कैसे करते हैं, वो इस प्रकार। तो 0 2 यानी x अक्ष पर 0, y पर 2 है, तो 0 2 यहाँ हो गया। फिर 6 0 है तो x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर क्या है 0, तो वो बिंदु क्या हो गया, यहीं आ गया। फिर 0 और -4,
एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर क्या है -4, तो 0 -4 यहाँ हो गया, और 6 0 है तो एक्स अक्ष पर 6 और वाई पर 0 है, तो इस प्रकार यहाँ से इसको ये हो गया। तो इनको इस तरह से हमने यहाँ इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ क्या आया, इसका ग्राफ आया प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ। तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, और एक हल कौन सा होगा, जहाँ पर वो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अक्ष का मान यहाँ 6 और वाई का मान 0, 6 0 पर प्रतिच्छेद करा है, तो इसका मतलब कॉमन आ रहा है 6 0, तो अक्ष का मान 6 हो गया, वाई का मान क्या हो गया 0। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसको सरल किया। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारणी, इस सारणी को आपको याद रखना है, याद करना है अच्छी तरह से कि जब दोनों के मान बराबर नहीं आ रहे हैं, a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं आ रहे हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ आएगा। और तीनों बराबर आ रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/c2, तो तीसरा चेक करना पड़ेगा। अगर तीसरा बराबर आ रहा है c1/c2 तो संपाती रेखाओं का ग्राफ हो जाएगा। और a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो फिर समांतर रेखा का ग्राफ आएगा, जहाँ कोई हल नहीं होगा, जहाँ कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इस प्रकार ये सारणी आपको याद करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 है उसके हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं और बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने समझ लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सरल करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।